अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अनोशा आरिफ बेग के कलम से तहरीर करदा किताब नगरी स्पेशल नावल मून चाइल्ड के एपिसोड नंबर 12 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। इस नावल का है 12वां बाब। 12वें बाब का नाम है स्याह आसमान तले। दिन एक एक करके गुजरते जा रहे थे और वह सितंबर का महीना था। एक बार फिर खिज़ां का मौसम अपना आगाज कर चुका था। वो इसी महीने के दिन थे जो दो लोगों के लिए सितंबर नहीं सितमगर जैसे थे। खिज़ां उनके दिलों में बस गई थी और उनके कलूब भी दरख्तों से झड़ते पत्ते और मुरझाए फूलों जैसे थे। उन्हीं में से एक वो भी थी। सुबह का वक्त था, सूरज की किरणें अपने पर फैला रही थीं और वो एक ऐसी बाउंड्री वॉल के सामने खड़ी थी जिसके उस पार वो लोग थे जो कभी वापस जिंदगी में नहीं आ सकते थे। उसके इर्द गिर्द खिज़ां छाई थी जो उसे आजकल अपने वजूद से लिपटी महसूस होती थी। वहां उस वक्त कम ही लोग आ जा रहे थे। सर पर उसने हेड क्लिप पहन रखा था जिसमें से निकलती लटें सुबह सवेरे की ताज़ा हवा से उसके चेहरे पर आ रही थी। उसने भूरे रंग का चेक वाला लॉन्ग कोट पहन रखा था। आबी से आंखें किसी तकलीफ में दिखाई देती थी। कुछ सालों से माह सितंबर मीना के लिए एक ऐसा महीना बन चुका था जो उस एक साल के खौफनाक सानिहे की याद उसके दिल में ताज़ा कर देता था। एक दफ़ा फिर अजियत उसके रगों में सरायत कर जाती थी। चंद साल पहले उस महीने में उसने अपनी जिंदगी के वाहिद और सबसे कीमती शख्स को खोया था। जो अजियत उस वक्त थी वो आज भी उस महीने में उसी तरह महसूस होती थी और मौसम तो वो पहले ही बिछड़ने का था। वो यादें वहशतनाक थीं। उसने कभी उनसे भागने की कोशिश न की थी बल्कि खुद को उन यादों के हवाले कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वह खुद अजियत थी, लेकिन यादें कितनी ही तकलीफदेह क्यों ना हो, उन यादों में इंसान का सब कुछ हो तो वो कभी उन वहशतनाक यादों को भूलना नहीं चाहता। वैसे भी अब उनसे छुटकारा मुमकिन न था क्योंकि उसकी जिंदगी में महज एक उसकी मॉम ही तो थी और तो कोई रिश्ता न था उसके पास। और उस रिश्ते का हमेशा के लिए बिछड़ जाना उसके लिए खौफनाक सानिहा ही तो था। ये अल्लाह का फैसला था और हर ईमान वाले को अल्लाह के फैसलों पर राजी होना होता है, चाहे जो भी हो उसे भी राजी रहना था। दिल गमगीन रहता था लेकिन उसे सब्र करना था क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और जब अल्लाह उसके साथ था तो फिर वो उस दुनिया में तन्हा नहीं थी। उन खामोशी के लम्हात को फोन पर आने वाली कॉल ने ज़ायल किया था। फोन कोट की जेब से निकालते वो जानती थी कि किसका फोन होगा। आज वह अरहम के साथ यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। वो निकली तो थी अपार्टमेंट से, लेकिन यहाँ आने के लिए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सुबह से कब रात हुई पता ही नहीं चला था। आसमान तारीक था और वो उसके साथ बाज नफूस की जिंदगी भी। अपने अपार्टमेंट में बालकनी में खड़ा उस तारीक आसमान पर निगाहें किए उस पर बराजमान तारों को देख रहा था। उनके दरमियान आज चांद मौजूद नहीं था। इसी तरह आसमान पर देखते उसके जहन में कुछ चल रहा था। कुछ दिनों से वो नोट कर रहा था कि मीना बहुत डाउन लग रही थी और आज वो फॉर्म नहीं आई थी। उसे इस बात पर पता नहीं क्यों ताजुब हुआ था और हमसे उसकी गैर मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया आज उसकी मॉम की बरसी है। 5 साल पहले आज के दिन उनकी वफात हुई थी। वो सुनकर नायल की कैफियत बदली थी। वो समझ सकता था कि जब वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं तो अकेले रह जाने वाली औलाद की क्या कैफियत होती है। वो भी उस तकलीफ से गुजरता आया था, लेकिन किसी और के बारे में वही बात सुनना जो आपके साथ है उस तकलीफ को ताज़ा कर देता है। किसी ख्याल के तहत वो बालकनी से अपने कमरे में गया और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलकर स्टैंड पर टंगा अपना लॉन्ग कोट उठाया और वहां से बाहर आकर बेड के साइड टेबल से गाड़ी की चाबियां और अपना वॉलेट उठाते कमरे से बाहर निकला था। उसका इरादा डाउनटाउन कैफे जाने का था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। चांद की चांदनी थी या फिर वह तेरी बातों का असर था, यूं हम खोया गोया खुद से मिले हूं। आसमान तारीक था, तारों से भरा पड़ा था, लेकिन वो कैफे की शीशे की दीवार से सर टिकाए निगाहें ऊपर उठाए देख सकती थी कि उसकी तरफ जवाबन देखने वाला चांद आज मौजूद न था। उसकी रोशनी उसके दिल के नेहा खानों को रोशन करने के लिए मौजूद न थी। अल्लाह मुझे सब्र दे मेरे मालिक। मैं शिकवा नहीं करना चाहती लेकिन दिल को करार मिल के ही नहीं देता। मैं कुछ भूलना नहीं चाहती, ना ही मैं भूल सकती हूँ, लेकिन उस याद की तकलीफ को ख़त्म करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इसमें मदद करें क्योंकि बेशक आपके दिलों को सुकून को नसीब फरमाने वाले हैं। आसमान पर निगाहें जमाए वो दिल में अपने रब से दुआ को थी। नीली शर्ट पर नीले ही कोट और स्कर्ट में मलबूस, सर पर हेड क्लिप पहने, बालों को पुश्त पर खुला छोड़े रोशन चेहरे के साथ वो हसीन लग रही थी, लेकिन अपने अंदर की टूट फूट से वही वाकिफ थी। इसी असना में वो शीशे का दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुआ था और उसकी निगाह सीधा उस पर गई थी जो उसी तरह इर्द गिर्द से बेनियाज बैठी थी। वो चलता हुआ उस मेज़ तक आया था। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो जानी पहचानी आवाज़ और जाने पहचाने अल्फाज उसको अपनी सोचों के महवर से बाहर खींच लाए थे। सीधे होते उसने सामने देखा तो स्याह लॉन्ग कोट और स्याह जीन्स में अपनी तमाम तर वजहात के साथ नायल उसके सामने खड़ा था। आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत लॉर्ड मेयर? हाँ है तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि कहीं तुम मुझे अपने शुगल में खलल डालने पर कुछ सर पर न दे मारो। उसने अपने तासुरात दुरुस्त करते मज़ाहिया अंदाज में कहा था, लेकिन मीना ने उसकी बात पर उसे खतरनाक तासुरात चेहरे पर सजाए घूरा था। वो उसके मद्दे मुकाबल बैठ चुका था।
मुझे कोई शौक नहीं है बिला वजह किसी से भिड़ने का। नाइल ने उसे खुशमकी निगाहों से देखा, जैसे कह रहा हो अच्छा वाकई, और वैसे भी अभी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं आपके सर पर मार सकूं। अगर होता तो मार देती। उसके अंदाज पर वह दोनों ही हंस दिए थे। इतने दिनों के बाद इस वक्त तुम असल मीना लग रही हो। क्यों? उसके गोया होने पर मीना ने सर उठाया तो नाइल को तफक्कुर से अपनी जानिब देखता पाया। वो घर से निकल तो गया था, लेकिन सारे रास्ते यही सोचता आया था कि वो क्यों वहां जा रहा है। ये कैफे उन तीनों की पसंदीदा जगह थी और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात आई थी कि वो वहीं मिलेगी, इसलिए शायद वह बिना सोचे समझे यहाँ चला आया था। लेकिन सवाल ये था कि वो उससे मिलना क्यों चाहता था? क्या ये महज हमदर्दी थी या फिर वो उससे जिंदगी के इस मामले में रिलेट कर सकता था? चेहरे के तासुरात छुपाने की कोशिश अच्छी थी, लेकिन कुछ लोग चेहरे पढ़ने का हुनर रखते हैं। उसको देखते वो कह रहा था और वह तहाजुर भरी आंखों से उसे देख रही थी। क्या ये गम नहीं भुलाया जा सकता? वो सवाल था जो उसकी कैफियत अजीब कर चुका था। उसकी आंखों में कुछ चुभा था। जब उसने नाइल की शनासा से सुरमई आंखों में झांका, उन आंखों में अपनी ही दास्तान रकम थी। वो शायद खुद ये जवाब जानना चाहता था। जिंदगी में बाज़ गम ऐसे होते हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता। इंसान जितनी भी कोशिश करे उस गम की याद से पीछा नहीं छुड़ा सकता, अलबत्ता उस गम की तकलीफ को कम किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर तुम इस तकलीफ को अब तक कम क्यों ना कर सकी? मीना को जरा भी हैरत नहीं हुई थी उसकी मालूमात पर, लेकिन उसे हैरत इस बात पर थी कि वो उसके बारे में गहराई में बातें कर रहा था। वक्त को सबसे बड़ा मरहम कहा जाता है, शायद इसलिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन बाज़ इंसानों का वक्त एक जैसा ही रहता है, क्योंकि उनकी महरूमियाँ हमेशा एक जैसी रहती हैं। ऐसे में उस इंसान के लिए तो वक्त मरहम साबित नहीं हुआ ना। उसकी तरफ देखा जो गौर से उसे सुन रहा था। मैं सब्र करना चाहती हूँ, लेकिन दिमाग में बाज़ वाक़यात ऐसे जहन नशीन होते हैं कि उन पर करार नहीं आता। फिर भी सब्र करने वालों की और अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहने वालों की ही बिका है, इसलिए दिल पर जबर तो करना ही पड़ता है। उसने आखिरी जुमला कहते खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर लिया था, लेकिन नाइल भी उसे देखकर हैरान रह गया। तुम्हें हौसला कहाँ से मिलता है मीना? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, इंसान सब कुछ खोकर कभी मुतमईन नहीं रह सकता, उसके अंदर हौसला ही नहीं बचता। एक और सवाल आया था और ये भी इशारा था उसकी अपनी हालत की जानिब। वो अब संभल चुकी थी, तो इस बात का जवाब निहायत पुरसकून तरीके से दिया। मेरे लिए तो अल्लाह के कलाम से ज़्यादा हौसला कोई किताब या कोई इंसान नहीं दे सकता। सूरतुल बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मतलब चाहे जैसे भी हालात हों, हमें सब्र से काम लेना है, और ये सब्र हमें अल्लाह से नमाज में मांगना है, क्योंकि जिस रब ने हमें आजमाइश में डाला है वही हमें उस आजमाइश में साबित कदम रहने का हौसला अता करता है। तो बस हमें उससे हौसला मांगना है। ये कहते हैं उसकी आबिद से आंखों में एक अलग सी चमक थी जो उसके पूरे वजूद को रोशन कर रही थी। नाइल को लगा जैसे ये रोशनी उसे भी अपनी लपेट में ले रही हो। दुनिया नाम ही खुशी और गम का नाम है, दोनों अल्लाह के हुक्म से ही क़याम पजीर होते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तो खुशी पर शुक्र और गम पर सब्र करने वालों का है। जिसने ये दो काम कर लिए उसकी आखिरत संवर गई। अब कहाँ खो गए? उसे अपनी तरफ निगाहें की किसी गहरी सोच में देखकर वो मुस्कुराने की कोशिश करते गोया हुई थी। नाइल ने आंखें झपकाई। वैसे एक बात बताई। नाइल ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा जो उसे दिलचस्पी से देख रही थी। ये तब्दीली कहाँ से आई आपके अंदर? मतलब वो आप ही थे ना जो दूसरों से कोई जाती बातचीत पसंद नहीं करते थे? वो मध्यम सा मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट खासी दिलकश थी। ऐसा मीना के दिल में ख्याल आया था। मैंने तो तुम्हारी ही बात पर अमल किया है। शाने उचकाते वो गोया हुआ तो मीना को अपनी कही बात याद आई थी जो कभी उसने अरहम के हवाले से कही थी। तो फिर इस बात के दूसरे पहलू पर भी गौर करके देखे, क्या पता आपके लिए अल्लाह ने इसमें कुछ बेहतर रखा हो। राज़ाना अंदाज में कही इसकी बात पर वो उलझा था। अभी वो इस उलझन को जहन से हटा भी नहीं सका था जब उनकी मेज के पास कोई आ खड़ा हुआ था। हेलो नाइल। अपने चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात सजाए खड़ी एमा को वहां देखकर वह दोनों चौंके थे। ओह एमा तुम? नाइल का लहजा उसे देखकर संजीदगी अख्तियार कर गया था। मीना ने जब उसके तासुरात देखे तो गुमान हुआ कि वो उसे यहाँ देखकर नाखुश था। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने ऐसे पूछा जैसे बता रही हो। नाइल ने मीना की जानिब सवालिया निगाहों से देखा, फिर उसके कुछ तवक्कुफ से सरस बात में हिलाने पर उसे बैठने का इशारा किया। उसके हाथ में गरम गरम कॉफी थी। वह दरमियान वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वह हमेशा की तरह पूरी तरह का मगरबी लिबास बेतन किए भी थी। मैं ऑफिस से वापसी पर यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कॉफी पी ली जाए, इसलिए यहाँ आ गई थी। लेकिन क्या हसीन इत्तेफाक है कि तुम यहीं पर मिल गए, वरना मुझे लगा था कि अब तो तुमसे मुलाकात आसानी से नहीं होगी। अपनी शायद रंग आंखों में चमक लिए चहक रही थी। ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे आजकल। नाइल का लहजा तंजिया था जिसको उसने ही नहीं बल्कि मीना ने भी नोट किया था। एमा उसके हर तंज को फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर देना चाहती थी, लिहाजा जाने दिया। ये महज इत्तेफाक नहीं है, शायद किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती है, उसने मानी खेजी से कहा, लेकिन फिर बात बदलने के गर्ज से गोया हुई। तुम ऐसे खाली हाथ क्यों बैठे हो? अपनी कॉफी का घूंट लेते उसने उसकी मेज को किसी भी खाने पीने की अशिया से पाक देखकर कहा। उठने ही लगा था कि तुम आ गई, कहकर उसने खामोश बैठी उन दोनों की गुफ्तगू को बेचारी से गोश्त गुसार करती मीना की जानिब देखा। तुम पियोगी ना कॉफी?
वाई नॉट, उसने सर के खम से जवाब दिया तो वह सर हिलाता वहां से उठ गया। कॉफी खत्म करने के बाद अमीमा का रुख बिलाखिर उसकी तरफ हुआ था। मुझे लगा था कि तुम नाइल की कुलीग हो। वो उसे मशकूक अंदाज में देख रही थी। मीना उसकी बात का मतलब फौरन समझ गई थी। कुर्सी से टेक लगाए पुरसकून अंदाज में गोया हुई, नाइल ने ही आपको बताया था, याद करें, लेकिन उसे तुम्हारे साथ यहाँ देखकर तो मुझे कुछ और ही लगा। ओह, आप काफी देर से हमें देख रही थी। खैर, आपको जो भी लगा उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, उसने उसी के अंदाज में कहा था जिस पर एमा को अंदर ही अंदर आग लगी थी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। मीना को पहली मुलाकात थी, एमा का अंदाज ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी वही अजीब लगी थी। ऊपर से उसे देखकर नाइल के चेहरे के जाविये भी बिगड़ जाते थे, जिस पर वह समझ गई थी कि नाइल उस चिपकू लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और आज अभी उसके सवाल जवाब से उसे उस लड़की को समझने का मौका दिया गया था। ये लीजिए मादाम आपकी कॉफी, नाइल ने ट्रे में से भाप उड़ाते लाते कॉफी के कप उसके सामने रखते हुए दोस्ताना लहजे में कहा था। वो मुस्कुराई थी। शुक्रिया। उन दोनों के दोस्ताना लहजों को देखकर एमा अंदर ही अंदर सुलगने लगी थी, इसलिए अब वहां से चले जाना ही बेहतर जाना। ओके नाइल, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। कहते वहां से उठ गई। नाइल उसे जरा हैरत से जाता देखता रहा, फिर उसने मीना की तरफ देखा जिसने अपने शाने उचका दिए। वो भी अब अपनी कॉफी के घूंट भरने लगा था। आसमान पर विराजमान चमकते तारों ने उनकी बेचैनी को उस रात के लिए महब होते देखा था। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। एक आलमी हिजरा ही अब हमको पसंद आया, यह खाने वेरा ही अब हमको पसंद आया। कुछ दिनों बाद की बात है। रात की स्याही हर सू फैलने लगी थी। आसमान पर विराजमान चांद की मध्यम रोशनी उस इमारत पर पड़ रही थी। उसके अपार्टमेंट की बत्तियां रोशन थी। फॉर्म से लौटे 1 घंटा हुआ था। फ्रेश होने के बाद वो कुछ देर से लिविंग रूम में सोफे पर आरामदेह अंदाज में टांग पर टांग जमाए बैठा किसी सोच में पूर डूबा था। नाइल जैसे उसकी वो उदास आंखें अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रहा था। कितनी खूबसूरत थी उसकी आंखें, लेकिन गमों का समंदर नजर आया था उसे उनमें। उसकी जिंदगी के बारे में उसने जो भी अब तक जाना था वो अरहम ने उसे बताया था। वो बातें उसे हैरान कर रही थी, लेकिन अभी वो उसकी जात के महज एक पहलू से आगाह हुआ था। किसी हद तक वो ये समझने में कामयाब हुआ था कि मीना की जिंदगी भी तकरीबन उसकी जिंदगी की तरह ही थी। तो भी उसी की तरह अपनी महरूमियां कामयाबियों से अपनी शख्सियत की तहों में छुपाती आई थी। कुदरत ने एक जैसे लोगों को आपस में मिलाया था, और उसके पीछे क्या मसलहत थी वो तो कुदरत ही जानती थी। लेकिन उसकी शख्सियत का सहर था शायद जो नाइल तो क्या कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अभी वो उसी तरह सोचों में गुम था जब उसके पुरसकून माहौल में ताश उसके फोन पर आने वाली कॉल ने पैदा किया था। वो जैसे चौंक कर हाल में आया था। बराबर में पड़े फोन को हाथ में लेते स्क्रीन पर देखा तो दादी जान का नाम जगमगा रहा था। उसके चेहरे पर साया लहराया था, जैसे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी फोन उठाने की। गहरी सांस हवा के सुपुर्द करता वो कॉल उठा चुका था। लहजा पर मुश्किल पुरसकून रखते गोया हुआ, अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, तुम बताओ कैसे हो? काफी दिन हो गए तो मैंने सोचा कि खुद ही फोन कर लूं, तुम तो हमें कभी खुद से याद करते नहीं हो। उनका लहजा हमेशा की तरह शफीक और मोहब्बत से भरा था, और इतना शिकवा तो अब बनता ही था उससे। नाइल एकदम शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसके मुताबिक वो कुछ नहीं कर सकता था। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस मसरूफियात बहुत है यहाँ, इसलिए वक्त नहीं निकाल पाता। हाँ मालूम है हमें कितनी मसरूफियात है तुम्हारी। अपना ख्याल तो तुम रखते नहीं हो, और तुम ना कुछ कहो फिर भी हमें सब मालूम है। तुम इसलिए फ़ोन नहीं करते क्योंकि तुम्हें हर दफ़ा पीछे से अपनी बड़ी मामा की कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, है ना? नाइल ने कुछ नहीं कहा, वो उसकी हर कैफियत से वाकिफ थी। अब चुप क्यों हो? इससे क्यों छुपते हो तुम मेरे बेटे के बेटे हो, और इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना बाकी सबका। फिर क्यों यहाँ नहीं आना चाहते? क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो? यूं गुमान होता था जैसे उनका सब्र जवाब दे गया हो, और अब वो नाइल का सब्र आजमा रही थी। लेकिन सालों पहले मिली अजियत का एहसास इस तरह एक पल में महव नहीं हो सकता था। मैं किसी से नहीं छुप रहा दादी, मैं बस वहां आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस जगह मैंने बहुत कुछ खोया है, इतनी आसानी से सब भूल नहीं सकता मैं। उसने सोचा, लेकिन कहा सिर्फ इतना, मुझे कुछ नहीं मालूम दादी, आप बस दुआ कीजिएगा मैं खुद पर मजीद जुल्म ना करूं। उसका लहजा थका हुआ था कि उनका दिल एक पल के लिए सहमा था। वो नहीं जानती थी कि बरसों पहले रोनुमा होने वाला वो हादसा उसे उनसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रात गहरी होती जा रही थी। वो मंजर एक नाइट क्लब का था जहाँ रंगो रानाई मुकम्मल तौर पर छाई हुई थी। ऊंची आवाज़ें बजते कानों पर झूमते नशे में धत नफूस के दरमियान बार चेयर्स पर दोनों हाथ काउंटर पर रखे बैठी थी। वाइन ग्लास उसने दोनों हाथों में थाम रखा था और आहिस्ता आहिस्ता उसमें मौजूद सुर्ख माया अपने अंदर उंडेल रही थी। उसके बराबर में कोई बैठा उसके बेहद संजीदा तासुरात को देखते गोया हुआ। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या नाइल ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? उसका अंदाज गैर संजीदा था और एमा को अभी लहजों की कोई फिक्र न थी। उसने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी के अभी सालिम निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें उससे मिलने के लिए भी उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वह शराब का गिलास लबों से हटाकर उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देख रहा था जो अब कुछ पुरसकून दिखाई दे रही थी।
क्या करूं, बहुत ही मगरूर साबित हुआ ये बंदा। लेकिन अभी उसने एमा की मिन्नतें देखी, उसका जुनून नहीं देखा। मैंने उसका खुद से दूर होना बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब उसे रोकने को जो मैं करूंगी वो इससे बच नहीं सकेगा। एक मुस्कुराहट उस शख्स ने एमा की तरफ उछाली जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। माह सितंबर अपने अख्ताम की जानी बढ़ रहा था। मीना और अरहम LPC के साथ साथ फार्म में ट्रेनिंग में खासे मसरूफ रहते थे, जबकि नाइल का भी LLM ख़त्म होने वाला था। शाम का वक्त था, सूरज डूबने लगा था। वो एक क्लाइंट से मिलने वेस्ट मिनिस्टर के होटल आए थे और अब उससे मिलने के बाद वो वेस्ट मिनिस्टर रोड पर खड़े नीचे बहते दरिया पर पड़ते ढलते सूरज का अक्स देख रहे थे। नाइल ने सुरमई सूट सफ़ेद शर्ट के ऊपर सुरमई ही वेस्ट कोट के साथ पहना हुआ था। हर बार की तरह अब भी खासा भरी लग रहा था। वो टर्टल नेक वाले ब्लाउज के साथ हाई वेस्ट स्कर्ट में मलबूस थी। खुले बालों पर हैट टिका रखा था। हर दफा की तरह खासा पेशावराना और फैशनेबल हो लिया था। उनके दरमियान छाई खामोशी को नाइल के सवाल ने तोड़ा था। वो शायद अब अपनी उलझनों को सुलझाना चाहता था, इसलिए अपनी तबीयत के खिलाफ जाते दिल की बात कर रहा था। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि इस ढलते सूरज की तरह तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी ढलने लगा और तुम अपने इर्द गिर्द फैलते अंधेरे में ही फना होने लगी हो? उसने उसकी तरफ चेहरा घुमाया जो इर्द गिर्द से बेनियाज डूबते सूरज का अक्स पानी में देख रही थी। जरा चौंकी। क्या वो वाकई खुद को आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने खोल रहा था? जब भी अंधेरा छाता है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये अंधेरा मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गया हो, लेकिन मुझे इस अंधेरे से मानूसियत है। मुझे इससे डर नहीं लगता क्योंकि चांद तो अंधेरे में ही चमकता है ना। उसका जवाब उसे तहय्युर में मुब्तला करने के लिए काफी था। भला किसी को अंधेरा क्यों अच्छा लगेगा? देखें, इस जगह से सूरज ढलने का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। उसने फौरन सामने देखा जहां दूर कहीं सूरज के तकरीबन डूबने का गुमान होता था। सुर्ख नारंगी और नीले रंग आसमान पर छाए हुए थे। महज ये क्लब से जवाब आया था। अगर इंसान की जिंदगी में कभी अंधेरा ना आए ना तो उसे खुद को तलाश करने का मौका नहीं मिलता। उसे अंधेरे से डील नहीं करना आता। शायद इसीलिए मुझे इस वक्त का इंतजार रहता है। वो चंद लम्हे बिल्कुल गंग रह गया था। उसकी बात और लहजे में एक सहर सा था। क्या सिर्फ वही बात उसे हिम्मत बाहिम्मत बनाती थी? और अगर हाँ तो वो ये बात क्यों नहीं समझ सका था? क्या तुम भी पाकिस्तान से हो मीना? चंद गाड़ियां और लोग वहां से आ जा रहे थे जिनका शोर उनके दरमियान मानो मध्यम सा पड़ गया था। कुछ सातें खामोशी में गुजर गईं। जब वो एक बार फिर गोया हुआ मीना चौंकी। उसको मालूम था कि कभी ना कभी तो ये सवाल तो होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो कभी अभी होगा। मेरे डैड पाकिस्तान से थे और मेरी मॉम यहाँ से। मैं पैदा यहाँ हुई थी। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक मेरे बाप की वजह से था, लेकिन वो ताल्लुक बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते हुए निहायत पुरसकून अंदाज में गोया हुई थी। ऐसा क्यों? बेसाख्ता मुंह से निकला और नाइल ने एक उचटती निगाह उसकी जानिब डाली और फिर चेहरा वापस सामने कर लिया। लंबी कहानी है, लेकिन हम अब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लिहाजा आपको बता देती हूँ। वो बगैर कहे ये जता गई थी कि उसे किसी को अपनी जिंदगी का वो पहलू बताना जरा पसंद नहीं। सूरज ढल चुका था और स्याही आसमान को अपने लपेट में ले चुकी थी। वो उसे गौर से देख रहा था जो बहते दरिया को देखती अब अपने माजी को फिर से कुरेदने लगी थी। उसके माँ बाप दो अलग अलग मुल्कों और रिवायतों से ताल्लुक रखते थे और यही बात उसके बाप के खानदान में बर्दाश्त नहीं की गई थी कि उसकी बीवी का ताल्लुक मगरबी माशरे से था। जरीन और शाहजमान लंदन एक यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम के दौरान मिले थे। दोनों एक ही डिपार्टमेंट से थे, लिहाजा एक दूसरे से काम के लिए वास्ता पड़ता ही रहता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझान एक दूसरे की जानिब बढ़ने लगा था। लेकिन मीर शाहजमान जानते थे कि हाकिम मिजाज रखने वाले उनके बड़े भाई उनकी जिंदगी पर गहरा असर रखते थे और उनको इस मामले में भी अपनी मर्जी करने नहीं दे सकता थे, क्योंकि उन्होंने शाहजमान को उनके वालिदैन के गुजरने के बाद बाप बनकर जो पाला था। फिर भी उन्होंने जरीन के वालिद को इस बात का यकीन दिलाया था कि वह अपने खानदान को राजी कर लेंगे। जरीन के वालिद इफ्तिखार का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन वह पिछले 20 सालों से बरतानिया में मुकीम थे। उनका ताल्लुक कारोबारी दुनिया से था। एक काउंटी के सरबराह थे। जरीन उनकी इकलौती औलाद थी और वह अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते थे। खैर, शाहजमान ने अपने भाई और भाभी जो उनके खालासाद भी थी वो किसी तरह राजी कर लिया था, लेकिन इसके बाद उसने अपने भाई की तमाम बातें हर हाल में माननी थी। शाहजमान PhD कर रहे थे और जरीन गवर्नमेंट जॉब। जब उनकी शादी पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन फिर वह वापस लंदन अपने अपने कामों के लिए लौट गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खासा खुश थे। शाहजमान को तो लगता था जैसे उस शादी के लिए उन्होंने बड़े भाई को मनाकर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। उसके बरक्स उनके खानदान वाले शदीद नाखुश थे। उनके ख्याल में वो अंग्रेज औरत जब से उनकी जिंदगी में आई थी उनके भाई को उनसे दूर कर रही थी। उनकी अहमियत शाहजमान भूल गए थे और याद था तो सिर्फ जरी, लेकिन जरी तो बहुत नेक और प्यार करने वाली औरत थी। मीर शाहजमान का खानदान उनको बस नाम की मुसलमान समझता था, लेकिन वो इसके बरक्स थी। शादी के कुछ अरसे बाद जरी के वालिदैन की वफात हो गई थी, तो अपने बाप का सारा कारोबार उन्हें ही देखना पड़ा था। जब उनकी पहली औलाद यानी मीना हुई थी, मीना ने इस दुनिया में कदम रखा और इस वक्त तक कसर मीर में रहने वालों की बदगुमानी मजीद बढ़ गई थी।
तासुब उनके अंदर हावी हो गया था। बेशक वो शाहजमान को अपना ख़ानदानी नाम से आँख नहीं कर सकते थे, लेकिन उससे बात वो यूँ मनवा नहीं सकते थे। जब वो बिलाखिर 2-2.5 साल बाद अपना सब कुछ वहाँ से वाइंड अप करके पाकिस्तान पहुँचे तो उनके घर वालों ने उन्हें अपने रवैये से काफ़ी मायूस किया था। उन्होंने सोचा था कि इतने वक्त में उनके दिल में मौजूद बदगुमानियाँ अब तक ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन अफसोस इस घर के मकीनों का इतना बड़ा दिल न था। जरी ने बहुत कोशिश की कि वह अपनी जगह इस घर के मकीनों के दिल में बना सकें, लेकिन सब्र आएगा। उन्हें उनके रवैये से जितना भी दुख होता वो अपने शौहर और अपनी बेटी की मोहब्बत को देखकर बेमानी हो जाता, क्योंकि वही तो उनका कीमती सरमाया था। उनके ख्याल में अगर शाहजमान उन्हें छोड़ भी दें फिर भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी मोहब्बत की निशानी थी। लेकिन अफसोस उनका वो ख्याल भी गलत साबित हुआ। जब मीना तकरीबन 5 साल की थी तब अपने ख़ानदान के शदीद दबाव में आकर आखिरकार शाहजमान को अपनी बीवी और बेटी से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ा। वो ज़हनी तौर पर थक चुके थे इस लड़ाई से। वो अपने भाई को भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उन पर एहसानात थे। वो उनके भाई भी थे और बाप भी, और उन्होंने उनसे वादा किया था कि आगे वो उनकी हर बात मानेंगे, तो ये तल्ख़ फ़ैसला उन्हें करना ही पड़ा था। और चूँकि वो अपनी बेटी को एक खुशगवार और सेहतमंद माहौल देना चाहते थे जो यहाँ मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतहाई कदम उठाया था। लेकिन इस बात से वो अनजान थे कि अब सारी ज़िंदगी वो अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए भी तरसने वाले थे। जरी जो उससे सबके लिए न जाने कब से तैयार थीं, उन्हें खुद से ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन उनका ईमान पुख्ता था। उनका इस मुल्क में कोई अपना ना था। अपने रब पर भरोसा करके वो उसे लिए वापस अपने मुल्क लौट गए। वो दोनों तो पहले ही बरतानवी शहरी थीं, इसलिए उन्हें कोई मसला दरपेश ना आया। जाते साथ ही बड़े सरकारी ओहदे पर उन्हें नौकरी मिल गई थी। मीना को बहुत मुश्किल से उन्होंने संभाला था, जो बार बार ये बात दोहराती थी कि डैड तो इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे, फिर उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा। उसकी आंखें शिद्दत जज्बात से छलक गई थी। नायल उसे तशवीश से देख रहा था, जिसकी तकलीफ आंखों से बयान हो रही थी, लेकिन वो उसे अब रोक नहीं सकता था। उसे अपने जिस्म से माजी के जहरीले कांटों की तकलीफ खुद ख़त्म करनी थी। वो शुरू से ही बहुत समझदार थी। उसकी यादाश्त आम इंसानों के मुकाबले में काफ़ी अच्छी थी। अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल वो बासानी समझ लेती थी, और यही बात उसे हसास बनाती थी। इस सानहे ने उसको इतनी सी उम्र में मसाइल का शिकार कर दिया था। वह स्कूल जाती थी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी। वहाँ बच्चों को अपने बाप के साथ देख देख कर उदास हो जाती थी। उसने जैसे किसी से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। सनी उसका झुकाव दीन की तरफ करने के साथ साथ उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाने लगी थी, जिन्होंने उसका तफसीली मुआयना करने के बाद उसे PTSD बताया था, और सानहे को ही उसके बताव का जिम्मेदार ठहराया था। वो कुछ अरसे उसे लिए थेरेपी के लिए गई थी, जिसकी बदौलत उसकी हालत काफ़ी हद तक सुधर गई थी। और उसी थेरेपिस्ट के मशवरे पर वो उसका ध्यान उस वाक़े से हटाने के यतीम खाने ले गई थी, जिसकी कोऑर्डिनेटर उनकी दोस्त लेडी ईबा थी। वहाँ वो हर हफ्ते के आखिर में जाते थे, जहाँ वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी। लेकिन अरहम के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस बच्चे के बारे में जरी को लेडी ईबा ने बताया था, लेकिन मीना को शायद वो बिल्कुल अपने जैसा लगा था। वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी, और उसी की बदौलत वो अपने बाप को भूल पाई थी, और ये कहना बेहतर होगा कि उनकी गैर मौजूदगी उसे महसूस नहीं होती थी। फिर भी वो एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और उसका ट्रॉमा बड़ा था। वो फरामोश कर ही नहीं सकती थी, लेकिन उसने मूव ऑन करना आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। तब उसे अरहम उसकी ज़िंदगी में एक अहम शख्स बन चुका था। उसकी माँ ने उसे बहुत हद तक मजबूत बना दिया था, ताकि वो हर वक्त माजी में खोई ना रहे, बल्कि आगे बढ़ जाए। वो ख़ुद अपनी माँ से बहुत मुतासिर होती थी कि उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया था, लेकिन उसके सामने वो ख़ुद को मजबूत महज उसकी खातिर अपनाए रखती थी, वरना अंदर से वो गम में थी। लेकिन उन्होंने किसी से कोई शिकवा ना किया था। वो अल्लाह के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। उनके दिल पर बोझ बढ़ गया था जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। वो बहुत खौफजदा हुई थी उस वक्त, अपने लिए नहीं लेकिन उसके लिए। वो जानती थी कि उनकी बेटी को अंधेरे से उनसियत है, रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए अपने बाद उसके अकेले रह जाने से डरती थी कि कहीं वो उन्हीं अंधेरों की होकर ना रह जाए। उनकी चांद से बातें करने वाली बेटी का उनके बाद तो इस दुनिया में कोई भी ना था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर उनका भरोसा बहुत मजबूत था। उसे मजबूत बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें अपनी बीमारी से नहीं छुपाई थी। हालांकि उन्हें मालूम था कि मीना रातों को छुप छुप कर रोती थी, और वो खुद भी तो रोती थी। ये नामिल आप किताब नगरी YouTube चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जरी उसको हौसला देती थी, और मीना उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके सामने मजबूत बनी रहती। उसने बचपन से उन्हें एक मजबूत बाहिम्मत औरत के रूप में देखा था, और अपनी बीमारी के दिनों में भी वो उसे हौसलामंद रूप में ही नजर आई थी। जब वह अस्पताल में होती तो अरहम उसके साथ होता, उसे तसल्ली होती देता, और अगर वह ना होता तो अल्लाह को ही मालूम था कि वह किस हाल में होता। ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, और वो उसके होने पर किस्मत की शुक्रगुजार थी। अभी जरी ब्रेन ट्यूमर के दरमियानी स्टेज पर ही थी जब उनकी सर्जरी हुई, और इस सर्जरी से पहले वह सारे असासे जो उनके बाप ने उनके नाम किए थे वो अपनी बेटी के नाम कर चुकी थी। सर्जरी से एक दिन पहले मीना और अरहम का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हुआ था, और जब मीना ने उन्हें यह खबर सुनाई थी तो आखिरी दफ़ा वो उन्हें इस तरह खुश देख सके थे। उनकी सर्जरी कामयाब नहीं हो सकी थी, और वह इस दुनिया में तनहा छूट गई थी। उनकी वफ़ात के बाद वो एक हफ्ते तक रोशनी में नहीं निकली थी। उसकी ज़िंदगी में तब से ख़ज़ां का मौसम ठहर सा गया था। अरहम और लेडी ईबा उससे मिलने आते थे, लेकिन उसको इस फेज़ से निकालना एक मुश्किल तरीन मरहला साबित हुआ था।
वो उसकी ज़िंदगी का दूसरा ड्रामा था। वो जो अंधेरे से उनसियत रखती थी, अब अंधेरे में ही सारी ज़िंदगी उसने रहना था। अंधेरे में खड़े होकर चांद को तकती रहती। वो भी तो उसके जैसा था, सब मेरी तरह तन्हा लेकिन मुनफरिद। अरम ने उसे सदमे से बाहर निकलने में मदद की दी थी। वही तो उसका बेस्ट फ्रेंड था हमेशा से, जो उसकी ज़ात के हर पहलू से वाकिफ़ था और जिसकी ज़ात उसके हर पहलू से वो भी वाकिफ़ थी। 2 दिन तक वो खाने पीने से बेनियाज अपने कमरे में पड़ी थी। लेडी ईवा और उसके बहुत समझाने बिछाने पर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला था, लेकिन दोनों उसका जर्द चेहरा देखकर मशिश्ता रह गए थे। उसके कुछ दिनों बाद उसने खुद को संभाल लिया था, या फिर अल्लाह की याद ने उसे संभाल लिया था। अरम जानता था कि वह अंदर से उसी की तरह तन्हाई की शिकार है और दिन की रोशनी में अपनी असल ज़ात को छुपा कर रखती है, लेकिन वह सब्र करने के सिवा क्या कर सकती थी। ट्रॉमा उसके जहन से निकला नहीं था, लेकिन वह वक्ती तौर पर उसकी तकलीफ़ को अल्लाह के जिक्र से कम ज़रूर कर लेती थी, और यही वजह थी कि वह अब तक इस दुनिया में कामयाबी से सर्वाइव कर रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। यू शाइन इन दिस पिच डार्कनेस दैट इज़ बटरफ्लाई इफेक्ट। Your light touches, I forget the reality at once. एक शहर था जो टूटा था। वो एक झटके से वापस हाल में आया था और एक तशवीश भरी निगाह उस लड़की के चेहरे की तरफ की जिसकी आबी से आंखें भीग गई थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी, फिर भी वो महसूस कर सकता था कि वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। उसे उस लड़की पर बड़ी हैरत हो रही थी कि इतनी तकलीफ में भी वो सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। उसे अपनी तकलीफ याद आई थी, लेकिन उसके पास तो और लोग थे, जबकि उस प्यारी सी लड़की के पास कोई अपना न था। उसे कहने पर तो वो मजबूर कर गया था, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उसको तसल्ली दी। तभी कोट की जेब से रुमाल निकालकर मीना के सामने किया तो उसने अपना चेहरा उसकी तरफ करके भवें उचकाई, जिस पर नाइल ने शाने उचकाए। उसके हाथ से रुमाल लेकर उसने अपनी आंखें पोंछी थी और अगले ही लम्हे वो फिर से कुछ देर पहले वाली मीना बन गई थी, जिसके चेहरे पर आंसुओं के कोई इम्कान न थे। चलें, अब बहुत देर हो गई है यहाँ। उसके चेहरे से नहीं बल्कि लेकिन लहजे से खिफ़त वाज़ेह थी। इसी तरह अपने जज्बात बयान करते हुए किसी के सामने रोना उसे कब पसंद था। श्योर, अब वो ब्रिज पर वापस से के लिए चल रहे थे जहाँ नाइल की कार खड़ी थी। उम्मीद करती हूँ आप मेरे आंसुओं को याद नहीं रखेंगे। ये बात उर्दू में कही गई थी। उसने तहायुर से उसे देखा। ऐसे मत देखें, उर्दू खासी अच्छी है मेरी। उसके चेहरे पर एक शौक मुस्कुराहट देखकर वो भी हंस दिया था। दिल में एक सुकून सा फैला था उसे वापस आने वाले पहले मूड में देखकर। महज चंद लम्हात लगे थे मीना को अपने असली अंदाज में वापस आने में। खुद को लंबे अरसे तक माजी के हवाले किए रखना उसने नहीं सीखा था। वैसे कभी कभी किसी के सामने रो लेना चाहिए, दिल का दर्द कम हो जाता है। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन धीमे लहजे में नाइल की कही बात उसे हमेशा याद रहने वाली थी। वो अब दरिया को अपने पीछे छोड़ते फुटपाथ के किनारे खड़ी गाड़ी की तरफ आ चुके थे। गहरा आसमान पुरसकून सा महसूस हो रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी। वो अपने कमरे से मलिक बालकनी में खड़ी थी। एक हाथ में कॉफ़ी का मग थामे हाथ आहिस्ता से उससे घूंट लेते वो आसमान की जानिब देख रही थी, लेकिन जहन नाइल की आखिरी बात पर ही अटका था। एक और घूंट लेते उसके लब मध्यम मुस्कुराहट में ढले थे। शायद ये ख़ज़ा का मौसम उसके दिल से जल्द बाहर रुखसत होने की नवीद थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। वो माह दिसंबर की एक सर्द दोपहर थी जब फॉर्म में अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। किसी फाइल के दोनों हाथों में लिए गौर से पढ़ रहा था। उसके सामने मेज़ पर उसका लैपटॉप खुला पड़ा था। मुख्तलिफ कागजात उसके लैपटॉप पर उसके साथ ही पड़े थे। ऑफिस का माहौल उस वक्त हीटर की बदौलत बाहर की निस्बत नर्म और गर्म था। वहाँ मुकम्मल खामोशी छाई थी, जिसे दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने तोड़ा था। उसने सर उठाए बगैर ही दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी थी, लेकिन चौंक कर सर उठाया था जब एमा की चहचहाती आवाज़ उसके कानों से टकराई। बेटे, इवनिंग नाइल। अपने मखसूस खालिस मगरबी लिबास में मलबूस चेहरे पर बड़ी से मुस्कुराहट सजाए वो कदम कदम उठाती उसके सामने खड़ी हुई थी। दोनों के दरमियान मेज़ हायल थी। हाँ एमा, तुम इस वक्त यहाँ, वो भी बगैर बताए? खैरियत? एमा की मुस्कुराहट नाइल को पुरस्कार लगी। वो उसके बात पर हंसकर गोया हुई। हाँ, सब खैरियत है, बस तुम मिलने आ गई। क्या मुझे ऐसे ही खड़ा हो रखोगे? हाँ बैठो, ले चाय या कॉफ़ी? उसे बैठने का कहकर उसने इंटरकॉम उठाते पूछा था। जो तुम पिला दो, वैसे इस वक्त चाय ठीक रहेगी। उसने अपनी एक कॉफ़ी कहकर रिसीवर रखा तो वो हैरत से गोया हुई। तुमने अपने लिए क्यों नहीं मंगवाई? मुझे तुम्हारे साथ पीनी थी। उसकी बेतकल्लुफ़ी उसकी समझ से बाहर होती जा रही थी। यकीनन उसने सोचा होगा कि अगर वो उसे बाहर बुलाएगी तो वो कभी नहीं आएगा, इसलिए वो खुद यहाँ आ जाएगा। लेकिन उसे मालूम होना चाहिए था कि वह वहाँ काम करता है उसी की तरह। ये उसके बाप का ऑफिस नहीं है जहाँ अपनी मर्जी से जो भी करते रहो। इसके अलावा भी वो इसको ज़्यादा फ्री नहीं करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई सीन क्रिएट भी नहीं करना चाहता। मेरा इस वक्त मूड नहीं है। असल में मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अंदाज मोहतात था। वो अलर्ट हुआ। किस बारे में? हमारे बारे में, तुम्हारे और मेरे बारे में। ओह, तो जिसका डर उसे था वही हो रहा था। हमारे बारे में क्या कहा एमा? मुझे उलझाओ मत, वैसे ही मेरे पास काम बहुत है अभी। इस बार वो ज़रा सख्त लहजे में गोया हुआ तो वो सारी बात कह गई।
तुम जानते हो नाइल कि मैं तुम्हारे करीब होने की कोशिश करती रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूनिवर्सिटी के ज़माने से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। नाइल को उससे इसे चीज़ की उम्मीद थी, इसीलिए उसके चेहरे पर से कोई ख़ास तासुरात नहीं आए। उसे जवाब तलब नज़रों से देखते रहे थे, जो कोर्ट में अपने मद्देमुकाबिल को अपने लफ्ज़ों से चीर कर देता था। माहौल में एक ज़बरदस्त किस्म का तनाव दर आया था। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई तासुर नहीं दिया कि हम दोनों कभी किसी रिलेशनशिप में बन सकते हैं, और ना अब ऐसा कोई तासुर दूंगा, और यही वजह थी कि मैं अब तक तुमसे दूर ही रहता आया हूँ। क्यों नाइल? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? वो भड़क उठी थी। उसके बरक्स वो बिल्कुल पुरसकून था। कमी तो खुद अपने अंदर ढूंढो तुम, क्योंकि मैं किसी के अंदर नुक्स निकालने वाला कौन होता हूँ? लेकिन तुम मेरा दिल दुखाकर अच्छा नहीं करे नाइल। वो गुस्से में वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। और तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप कर अच्छा नहीं करे। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। गुस्से से कहते वो वहाँ से तन फन करती निकल गई थी, और वो जो उसके सामने पुरसकून था गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते कुछ देर के लिए उसकी हरकत के बारे में सोचकर गुस्सा जब्त कर रहा था। अचानक माहौल में घुटन का एहसास बढ़ गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शाम हो चुकी थी। उसका अब भी इसी बात पर मूड ख़राब था जैसे उसके सामने बैठी मीना बहुत अच्छी तरह नोट कर रही थी। उसके बराबर में रखी कुर्सी पर अरहम बैठा था, और वह तीनों अभी किसी केस पर बात कर रहे थे, लेकिन उसके तैमूर आज खासे बदले बदले हुए लग रहे थे, और ये बात मीना को मतजस्सिस कर रही थी। तभी जब लम्हे भर की खामोशी उनके दरमियान हायल हुई तो अचानक उसने सवाल किया, क्या सब ठीक है? आप गुस्से में लग रही हैं। मैं गुस्से में इसलिए लग रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि ये गुस्सा तुम पर ना उतरे तो लोगों के तासुरात के बजाय प्लीज़ काम की बात पर ध्यान दो। वह सवाल उसे और भड़का गया, जिसका नतीजा कुछ यूँ निकला कि मीना ने उसे बेयकीनी से देखा। मतलब वो अब किसी और का गुस्सा उस पर उतारेगा? उसकी हिम्मत भी कैसी हुई ये कहने की? और हमने नायल को और फिर मीना को नासमझी से देख रहा था, जबकि नायल वापस उस केस पर गुफ्तगू शुरू कर चुका था, जबकि वह चेहरे पर नाराज़गी का तासुर लिए उसे सुन रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तारे जगमगाते आसमान पर स्याह फैली हुई थी। सर्द हवाएं चल रही थी। उसके बरक्स वो नाइल का अपार्टमेंट था, जहां स्टडी में बने आतिशदान में दहकती आग माहौल को नरम और गर्म बना रही थी। सोफे पर वो दोनों बैठे महवे गुफ्तगू थे। क्या एमा ने ये कहा तुमसे? नाइल से सब सुनने के बाद एडी वाकई बेयकीनी का शिकार थे, लेकिन इतना तो वो जानता ही था कि एमा से उसकी बात की तवक्को भी की जा सकती है। यूनिवर्सिटी में अभी उसके अंदर इतने अफेयर्स थे, फिर भी नाइल के करीब होने की कोशिश करती रही थी। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि वो किस तरह की औरत है? हाँ मालूम तो है, बल्कि अच्छी तरह मालूम है, लेकिन हैरानगी तो मुझे उसकी गट्स पर हो रही है। वाह, उसने मजाहिया अंदाज में कहा, लेकिन नाइल उस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था, और वो गुस्से से उसे घूरा। तुम्हें उसके गट्स पर हैरानी हो रही है, और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। मतलब मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, वो भी उसकी फितरत जानते हुए। वाह, हाथ झिलाकर कहते। आखिर में उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। खैर तुमने तो उसके मुंह पर ही बात खत्म कर दी होगी। ऐसा ही है, लेकिन उसके इरादा नेक हरगिज़ नहीं रहे। खैर देखते हैं क्या करेगी वो। उसका ख्वाब अब ज़रा कम हुआ था। एडी को तो अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी। वो यूनिवर्सिटी के वक्त से ही उससे वाकिफ़ था, और एडी की तो एमा से अच्छी खासी बातचीत थी, लेकिन एडी नाइल को जानता था कि वो कभी किसी को खुद पर ज़बरदस्ती मुसलत होने नहीं देता था। और पिछले साल जब एमा ने नाइल को उसके घर देखा था, उसके बाद से वो एडी से उसके बारे में इस्तफसार करती रही थी, और ऐसा वो क्यों करती थी कि बात वो अच्छे से समझ रहा था। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। एक मसरूफ से सुबह मीना के अपार्टमेंट पर उतरी थी। वो जॉब पर जाने के लिए तैयार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपार्टमेंट के कोना छानने के बावजूद उसे वो मिलकर नहीं दिया था। इतनी लापरवाही की तवक्को नहीं थी तुमसे मीना। ढूंढ ढूंढ कर थक गई तो लिविंग रूम में खड़े होकर चेहरा छत की जानिब की उसने आंखें फैलाकर खुद को कोसा था। उसका वह कीमती ब्रेसलेट मिलकर नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ गिरा था। कल जब वो फॉर्म से वापस आए तो मूड नाइल के रवैये के बायस ऑफ था, तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं गया था, और जब गया तो उसे लगा कि बहुत देर हो गई है। यहाँ नहीं मिला तो यकीनन कहीं बाहर ही गिरा होगा, और अगर किसी ऐसे वैसे शख्स के हाथ लग गया तो फिर उसे वो कभी नहीं मिलने वाला। वो सोच रही थी, साथ में दुआ भी कर रही थी कि उसे वो मिल जाए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत कीमती था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो एक पॉप थीम्ड कैफ़े था, जहाँ ईंटों के डिज़ाइन पर मबनी दीवारों पर कुछ तस्वीरें पेंट हुई थी। बाहर और अंदर दोनों से वो दिलकश और म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बेहतरीन जगह लगती थी। वीकेंड होने के बायस वहाँ नौजवान लोगों का जो हजूम था, जो मौसीकी के मुख्तलिफ आलात से खूबसूरत धुनें बखेर रहे थे। वहाँ लोग एक तरफ लगी मेज़ों पर बैठ जाए कॉफ़ी वगैरह पीते उनकी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उन्हें लोगों में वो भी आती थी जो उन सब से बेनियाज अपना गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट के मग को थामे आहिस्ता आहिस्ता घूंट भर रही थी। वो सुरमई शॉल, शर्ट और जीन्स में मलबूस थी। गर्दन के गिर्द मफलर के रखा था, और बालों के सामने से नफीसा स्टाइल बनाकर हेयर पिन लगा कर रखी थी, और पुश्त पर खुला छोड़ा था। पैरों में लव बटानस पहन रखे थे।
बाहर के बरक्स अंदर माहौल काफ़ी बेहतर था, फिर भी उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। तुम्हें क्या हो गया? तुम नायल से सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रही? उसके सामने बैठे स्याह शर्ट और जीन्स पर स्याह जैकेट में मलबूस अरहम ने अपने दोस्त का रवैया देखकर कहा था, लेकिन वो तो अनजान बनी बैठी थी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें तो जो जैसे पता ही नहीं कि क्या कर दिया। लहजा तंसिया था। हाँ तो अब इसमें उन्हीं का कसूर है, कांधे उचकाकर बेनियाजी से कहा तो वो उसे नाकाबिले फहम नजरों से देखता अपनी कॉफ़ी की जाने मतवजा हो गया। कुछ ही लम्हों बाद अरहम के सामने वाली कुर्सी घसीटकर कोई बैठा था, जिसे देखती मीना ने आंखें घुमाई थी। हेलो गाइस। नायल, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे कुछ काम करना है, मैं चलता हूँ, बाय। उसे आंख मारता उठ गया तो नायल ने भी जवाबन उठकर आंख मारी। उसे वहाँ से उठता देखकर भी मीना का मुंह खुला था। तुम क्यों जा रहे हो? तुम बैठो मीनी, बाद में मिलेंगे। इससे पहले वो कुछ कहती अरहम वहाँ से फौरन गायब हुआ था और वह सब समझ रही थी कि क्यों उसने ये हरकत की थी। तो तुम अब तक इसी बात पे नाराज़ हो? इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कोई। नायल कुर्सी से पुष्टि टिकाते गोया हुआ तो वो उसकी तरफ बेजार तासुरात से लिए मतवजा हुई। जो टी शर्ट पर डेनिम जैकेट और चेयरमैन जीन्स में मलबूस खासा वजीह लग रहा था। तो क्या नहीं होना चाहिए? इतनी बड़ी बात शायद ना हो, लेकिन मुझे किसी और के बदले की सुनने की आदत नहीं है। कमाल अदा थी। वो धीमे से मुस्कुराया। मैं इस वक्त वाकई गुस्से में था और फ्रस्ट्रेटेड भी। वो तो आपके तासुरात से साफ पता चल रहा था। तो क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? उसने उसकी तरफ देखा जो उसी की तरफ देखता मासूम लग रहा था। मिल सकती है, लेकिन आइंदा के लिए मोहतात रहिएगा। वैसे भी मैंने गुस्सा तो नहीं किया। उसके खफकी से पता नहीं वो क्यों महसूस हुआ था। मज़ीद तंग करने की खातिर कहा, जिस पर मीना ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। कहा तो गुस्से में ही था, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि आप उसकी फ्रस्ट्रेशन में खुद को काबू नहीं कर सके? मीना अब सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे उसके जहन में फैले इंतशार का अंदाज़ा लगाना चाहती हो। उसे इस तरह देख कर वो नामहसूस कुन अंदाज में उसके मसाइल जानने की कोशिश कर रही थी और नायल को अभी अपने बारे में इससे बात करने का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद अभी वो वक्त नहीं आया था एक मसला, फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसके हर बात घुमाने पर वो शान चुकाती वहाँ से उठकर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाने लगी थी, जब उसकी आवाज़ ने मीना के बढ़ते कदम रोके। 1 मिनट। फाइल अपनी जगह से उठकर उसके सामने आया। नायल जब अपनी जगह से खड़े होकर उसके सामने आया, जो पलटी नहीं थी। ये कल मुझे मेरे ऑफिस में मिला था। उसके सामने उसका कीमती सरमाया जैकेट की जेब से निकलकर कुर्सी उसके सामने किया तो वह तहय्युर से देखने लगी, जैसे कोई खजाना उसके हाथ लगा हो। खैर, था तो वो उसका खजाना ही। ये कल से आपके पास थी और मैं समझी कि मुझसे ये गेम हो चुका है और कभी वापस नहीं मिलेगा। उसने नायल के हाथ से लेते हुए लहजे की अपनी जज्बातियत भी वो महसूस कर रख सकता था। ये मेरी मॉम ने बचपन में मुझे दिया था और उस जैसा कीमती वक्त कुछ नहीं है मेरे पास। उसका सवाल बिना कहे जान गई थी। वहाँ से बाहर निकलते हुए बताने लगी, मैंने ये नोट किया है कि तुम एक सिलिनोफाइल हो। नायल ने कहा तो वो जाए हंस दी। उसे वाकई नहीं पता था कि वो ये बातें नोट करता होगा। हाँ, वो तो मैं हूँ और मैंने भी आज नोट किया कि आप साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। उसकी बात पर वो दोनों ही हंसे थे। कुछ देर में बाद वो चांद तारों से सजे फलक के नीचे अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए थे। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।